राघव चड्ढा कपड़े का व्यापारी, उम्र यही करीब 27 साल। बहुत ही अच्छे से उसका बिजनेस चल रहा होता है। तब यहाँ पर घर वाले उसके लिए एक लड़की देख लेते हैं कि इसकी शादी करा दी जाए। दोस्तों, फिर यहाँ पर राघव के लिए मीरा नाम की एक लड़की को देख लिया जाता है। मीरा देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और मीरा के साथ इसकी शादी तय कर दी जाती है। एक डेट निश्चित करके दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद मीरा राघव के घर आ जाती है। बड़ी ही खुशियों के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो घर वाले होते हैं वो भी अब बच्चे की चाह में मीरा से कहने लगते हैं कि हमें बच्चा चाहिए, तू बच्चा क्यों नहीं हमें देती। मीरा कहती है ये सब परमात्मा की लीला है, जब उसको मंजूर होगा तभी हमें बच्चा होगा, उससे पहले हमें कोई बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन राघव के घर वाले बार बार उसके ऊपर दबाव बनाने लगते हैं। शादी को लगभग धीरे धीरे करके 2 साल का समय बीत जाता है। 2 सालों तक भी इन्हें कोई बच्चा नहीं होता। और एक दिन का वाक़या होता है जब बहुत तेज़ी के साथ आंधी चल रही थी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तब यहाँ पर जो राघव के घर वाले हैं, राघव है, अब इस मीरा से कहने लगते हैं कि तू बांझ है, तू किसी कर्म की नहीं है, तू यहाँ अब रह ही नहीं सकती, तू यहाँ से भाग जा। इसके बैग को वहाँ से फेंक दिया जाता है और धक्के मारकर इसे घर से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, मीरा जब वहाँ से जा रही थी तो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी कि ये घर तेरे लिए कितना अच्छा था, आज ये तेरे लिए दुश्मन बन चुका है और तू यहाँ से जा रही है। ये घर वाले तेरे सब के सब दुश्मन बन गए। मतलब यहाँ पर मीरा अब चुपचाप अपने दिल में लाखों सवालों को लेकर वहाँ से जाने लगती है। रात अंधेरी होती है। रात को करीब 10:30 बजे का वक्त रहा होगा जब वो घर से बाहर निकलती है। थोड़ी आगे दूर पर वो जाती है तो वहाँ पर कई लड़के इधर उधर घूम रहे होते हैं। उसे लगता है कि पता नहीं ये तेरे साथ में कुछ गलत ना कर दें। वहाँ से पैर दबाते हुए वो आगे बढ़ने लगती है और एक घर के किनारे जाकर बैठ जाती है। झोंपड़ी नुमा घर होता है। दोस्तों, तभी वहाँ से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकल कर आता है और वो कहने लगता है कि बेटा, यहाँ पर क्यों बैठी हो, क्या भूखी हो? तो वो कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप बैठी रहती है। फिर उससे कहता है कि बेटा, भूख से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। अगर आप भूखी हो तो मुझे बता दो, मैं आपको खाना खिला देता हूँ। अंदर मेरी पत्नी है, आप अंदर चलकर रुक सकती हो और आप चाहो तो रात भी यहीं पर गुजार सकती हो। दोस्तों, अब यहाँ पर ये मीरा करे तो क्या करे, इसके दिल और दिमाग में तो बहुत सारे सवाल चल रहे थे। इसे लग रहा था कहीं ये बूढ़ा व्यक्ति तेरे साथ में कोई गलत ना कर दे, लेकिन अब वो करती तो क्या करती। रात को 12 बजे होते हैं। फिर वो उस घर के अंदर जाता है। बूढ़ी औरत वहाँ पर एक होती है, उसके लिए खाना बनाती है और उसे खाना ये दोनों बैठा कर खिलाते हैं। बेटा, तू क्यों परेशान है? जब इसके जीवन के बारे में बहुत सारी बातों को वो सुनते हैं तो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर जब सुबह अगली होती है तो ये लड़की जल्दी से उठती है और उठकर अब इस घर में साफ़ सफाई करने लगती है। तो ये बुजुर्ग व्यक्ति और महिला दोनों के दोनों देखते हैं और कहने लगते हैं कि यार, ये लड़की तो बहुत ही अच्छी है और अच्छे से यहाँ पर ये हमारे घर के कामकाज को कर रही है। फिर ये बुजुर्ग व्यक्ति उससे पूछने लगते हैं कि बेटा, तू करती क्या है, तू कितनी पढ़ी लिखी है? तो ये घर वालों को बताती है कि मैं नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है और मैं यहाँ पर नौकरी नहीं करती क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने मुझे नौकरी करने से मना कर दिया। अब यहाँ पर जो बूढ़ा व्यक्ति होता है इससे कहने लगता है कि बेटा, ऐसे कैसे गुजारा होगा, तू ऐसा कर, एक हॉस्पिटल में मेरी जानकारी है, वहाँ पर चली जा और वहाँ पर तू नौकरी कर ले। दोस्तों, इस बुजुर्ग व्यक्ति ने जैसे ही इससे ऐसा कहा था तो इसकी आंखें नम हो जाती हैं। इसे बचपन में जो इसके पिता होते हैं तब उससे कहा करते थे कि बेटा, तू कभी भी परेशान मत होना और जब भी तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना। और कुछ दिन के बाद ही वो पिता भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, इसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे तैसे करके ये पढ़ लिख कर जवान होती है और उसके बाद इसकी शादी भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बच्चा ना होना इसकी कोई ऐसी अंदर की कमी नहीं थी। हालांकि इसका चेकअप भी ढंग से इन लोगों ने नहीं कराया था, बस ऐसे ही इसके ऊपर आरोप पे आरोप मढ़ दिया करते थे। आज यहाँ पर मीरा अब नज़दीकी हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ जाकर जो डॉक्टर साहब अजय हैं उनसे मिलती है और
अजय वहाँ पर उसे काम पर रख लेते हैं। धीरे धीरे करके लगभग 3 ही महीने का समय बीतता है। डॉक्टर अजय कहने लगते हैं कि मीरा तुम बहुत अच्छी हो, क्या तुम आगे पढ़ना चाहती हो? तो मीरा यहाँ पर कहती है हाँ साहब मैं पढ़ना चाहती हूँ। उसके बाद मीरा को आगे एडमिशन दिला दिया जाता है, MBA में एडमिशन वो ले लेती है और बड़े अच्छे अंकों से वो MBA को पास करती है। इधर उसका जो व्यवहार होता है, स्वभाव होता है, उसे देखकर हर कोई व्यक्ति खुश हो जाया करता। दोस्तों अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और जो डॉक्टर अजय हैं वो इस पर पूरा विश्वास करने लगते हैं और कुछ दिन के बाद जब इसकी MBA पूरी हो जाती है तो डॉक्टर अजय कहते हैं कि तुम्हें अब यहाँ पर बहुत बड़ा पद संभालना है। दोस्तों अब डॉक्टर अजय किसी दूसरे हॉस्पिटल को देखने के लिए चले जाते हैं। उन्होंने एक नया हॉस्पिटल बनवाया था और यहाँ पर इस हॉस्पिटल की जिम्मेवारी मीरा के ऊपर दे दी जाती है। मीरा को वहाँ CEO बना दिया जाता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दोस्तों अब यहाँ पर मीरा आराम से रहने लगती है और धीरे धीरे कामकाज चलने लगता है। उस घर से निकले हुए इसे लगभग 9 साल का समय बीत जाता है और आज ये यहाँ डायरेक्टर बन जाती है। बहुत अच्छे से इस कामकाज को आगे संभाल रही होती है। एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर किसी बड़ी चीज़ का उद्घाटन होना था और यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। तभी यहाँ एक एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस में एक महिला आती है। उस महिला को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया जाता है। मीरा जब उसे देखती है तो डॉक्टरों से कहती है जल्दी से इसका इलाज स्टार्ट करो। दोस्तों फिर वहाँ पर एक लड़का आता है और लड़का इस मीरा की तरफ देखकर एक बार देखता ही रह जाता है। वो लड़का कोई और नहीं होता, वो लड़का राघव होता है जो इसका पति होता है, जिसने इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। और जो बूढ़ी औरत होती है वो इसकी सास होती है। दोस्तों अब यहाँ पर जो राघव है मीरा को देखकर एक बार देखता ही रह जाता है। फिर मीरा की केबिन में जाता है और वहाँ जाकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है कि मीरा मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हारे साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मीरा यहाँ पर कहती है कि जो आपने कर दिया वो आपके कर्म है, जो मैं कर रही हूँ ये मेरे कर्म हैं, आप टेंशन ना लो, आपकी माँ ठीक हो जाएगी। कुछ ही घंटों के बाद यहाँ पर जो इस लड़के की माँ है राघव की, वो ठीक हो जाती है और उसके बाद इसका जो डिस्चार्ज चार्ज वो है वो सीट तैयार करवा दी जाती है, क्योंकि ज़्यादा दिन ये लोग हॉस्पिटल में उन मरीजों को नहीं रखा करते जो जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर धीरे धीरे और समय बीतने लगता है। जो राघव है इस हॉस्पिटल के चक्कर काटने लगता है और मीरा से बात करने की कोशिश करता है। मीरा उससे कहती है कि बताइए तुम्हें क्या काम है। तो यहाँ पर राघव मीरा से कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उसके बाद मैंने शादी भी कर ली थी, लेकिन मुझे बच्चा फिर भी पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वो कमी आपके अंदर नहीं थी, वो कमी मेरे अंदर थी। मैंने आपको घर से निकालकर बहुत ही गलत काम किया और जो जिससे मैंने शादी की थी वो भी मुझे छोड़कर चली गई, वो किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई। मेरा जीवन बिल्कुल नर्क बन चुका है और मैंने अब कुछ ऐसी दवाइयाँ ली हैं जिससे कि अब मैं पिता बन सकता हूँ। जो मेरे अंदर कमियां हैं वो सब दूर हो चुकी हैं। तो मीरा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दोस्तों मीरा यहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं देती, वो कहती है कि तुम बस यहाँ से चले जाओ। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर अजय आते हैं और डॉक्टर अजय को देखकर मीरा बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि पिता की तरह इन्हें माना करती। डॉक्टर अजय अब मीरा से कहने लगते हैं मीरा ये कौन था? तो मीरा पूरा वाक्य बताती है कि ये मेरा वही पति था जिसने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था। आज कह रहा है कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो यहाँ पर जो डॉक्टर अजय हैं वो कहने लगते हैं अगर ये बदल चुका है तो इसके साथ तो मैं रह लेना चाहिए। दोस्तों फिर यहाँ पर डॉक्टर अजय के कहने पर मीरा इस राघव के घर चली जाती है और वहाँ पर रहने लगती है। वहीं से फिर अपने कामकाज को करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के हिसाब से ही दोबारा मिले हुए इन्हें 1 साल हो जाता है। 1 साल बाद अब मीरा को एक बेटा पैदा होता है। दोस्तों आज मीरा उस बेटे को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि जो लोग मुझे बांझ कहा करते थे उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। बांझ मैं नहीं थी, बांझ लोगों की मानसिकता थी। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क
सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो मुनमुन श्रीवास्तव का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। मुनमुन जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। रघु जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है दिनेश कुमार दास जी का। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरविंदर प्रताप सिंह राजपूत जी हमें कमेंट करते हैं। कुमार केसी जी का कमेंट आता है। जया यादव जी भी कमेंट करती हैं और यारा दत्त शर्मा जी कमेंट करते हैं। रविंद्र भौरिया जी कमेंट करते हैं। आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मुनमुन श्रीवास्तव जी कहते हैं कि समीर ने बहुत ही अच्छा किया, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी कमेंट करते हैं और उसके बाद में समाधान पाटिल जी का कमेंट आता है जो जलगांव महाराष्ट्र से हमें कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश कुमार दास जी कमेंट करते हैं और माधव कुमार जी कमेंट करते हैं। टेकचंद शर्मा जी का भी कमेंट आता है और उमा शंकर पांडे जी भी हमें कमेंट करते हैं। आप सभी लोग इसी तरह से हमें कमेंट करते रहें, इसी तरह से अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।